53 साल की उम्र में मैराथन रेस में भागने चले गए। रिकॉर्ड बनाना था आपने, वजह क्या है? आप कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप यहाँ पे आए 14 साल की उम्र में, फिर यहाँ से पाकिस्तान वापस चले गए, वहाँ से ग्रेजुएशन करके वापस आए। क्या उस मुल्क के साथ आज भी मोहब्बत, लगाव, उस चीज़ का शौकसाना है कि जो हम पाउंड की शक्ल में पैसे कमा सकते हैं उससे भी ज़्यादा वहाँ पे कमा सकते हैं? बहुत ज़्यादा कमा। पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। एक दिन में 18 से 20 हज़ार डॉलर पे करके मीटिंग्स की, क्या सीखा आपने उनसे? इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते रहे। आपका रोल मॉडल कौन है बिजनेस में? रिचर्ड ब्रैंसन और एलन शुगर। आग पे चला, मैं आग पे चला हूँ। सिर्फ मैं नहीं चला, आपका माइंड सेट होना चाहिए, आपके पास विजन होना चाहिए, फिर आपके पास टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। मैं आपका इंटरव्यू क्यों कर रहा हूँ, आप कैसे डिजर्व करते हैं? हमारे मुल्क में खुशहाली आए, इसलिए मैं आपके साथ बैठा हूँ। यूके पाकिस्तान बिजनेस फोरम फॉर बिजनेसेस बनाया है। इसका मकसद ये है कि जो मेरे काम करने के मकासद हैं ताकि वो लोगों को पहुँचें। मैं तो बाहर नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरियाँ थी। और जो हमारे मुल्क का टैलेंट जो है वो बाहर जा रहा है। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपको देखने के लिए एक इन्वेस्टर की आंख से देखना पड़ेगा। एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए 2-3 चीज़ें बताएं जो मेरी समझ में नहीं आ सकती। आपको नो सीखना होता है कि आप नो कर सकते। ये ज़िंदगी में इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अच्छे दोस्त रखें। इब्रार साहब, स्काई इज़ द लिमिट। असल मोहब्बत से मोहब्बत का तकाजा है। मेरी क्या हैसियत है जी किसी सियासतदान को मैं चाहता हूँ, लेकिन वो कैसी नींद आती है जब आप किसी की मदद करके आके घर सोते हैं? ये ऐसी नींद है जी, अगर आप कांटू में भी सोएं तो आपको नींद आ जाएगी। मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ। अच्छा। हॉर्स राइडिंग जो है ना वो मेरा बचपन से शौक था। अल्हम्दुलिल्लाह सारी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं। आपके काम तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि बाकी जितने भी आपने प्रोग्राम देखे आपने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया मुझे, और आपके जो तासुरात, आपकी तरफ से जो हौसला अफजाई मेरे तक पहुंची, उसके पेश नज़र मैंने सोचा कि अपनी कम्युनिटी के अंदर सियासतदानों के अलावा भी मखलूक बस्ती है जो बाकी मखलूक के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं। मेरी मुराद यह है कि जो भी लोग अपने अपने काम में सियासत से हट के सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, जो लोगों के लिए काम करते हैं, अपने इलाके के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, क्यों ना ये गोरख धंधा जो है उन लोगों को भी ये प्लेटफॉर्म मुहैया करे ताकि हम उनकी जो खिदमात हैं, जो कुछ वो इस वक्त कर रहे हैं या मुस्तकबिल में करना चाहते हैं, उन लोगों को भी मैं अप्रिशिएट करने के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊं। तो इसी के पेश नज़र आज मैं जिस शख्स के सामने बैठा हूँ वो और मैं एक खिता से और एक ही हल्के से, एक इलाके से तल्लुक़ रखते हैं। तो मैंने इनका इंतखाब इसलिए किया, इसका जवाब जब आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपको ज़रूर बेशुमार ऐसे पहलू नज़र आएंगे जो इनकी ज़ात के साथ जुड़े हैं। बाकी जो काम इन्होंने किए उनसे आप ना सिर्फ इंस्पायर होंगे बल्कि आप बेशुमार चीज़ों को लर्न करेंगे। मेरी मुराद ये है कि आज के मेरे इस गोरख धंधा में एक कामयाब तरीन बिजनेसमैन, एक सोशल वर्कर, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले चौधरी अब्दुल अजीज साहब मेरा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गोरख धंधा आपने पहले भी देखा, लेकिन आज का ये हमारा गोरख धंधा बड़ा मुनफिद सा होगा। हम चाहते हैं कि आपकी ज़ात के हवाले से, आपके कामों के हवाले से, बतौर एक कामयाब तरीन बिजनेसमैन इस बरतानिया के अंदर आए, ये आइडियाज़ लोगों तक पहुंचाए जिन ताकि लोग भी कुछ हासिल कर सकें। आपको लगता है कि हम एक अच्छी चीज़ लोगों को बताएंगे? इंशाल्लाह। हाजी साहब, आप पाकिस्तान बिजनेस फोरम फॉर बिजनेसेस के बानी हैं। आप पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के बरतानिया के चेयरमैन हैं। ये 2 चीज़ें आपने अपने साथ अपनाई, कैसे मैनेज करते हैं इसको? इब्रार साहब, किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि टाइम मैनेजमेंट। आपका माइंड सेट होना चाहिए, आपके पास विजन होना चाहिए, फिर आपके पास टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। ऐसे ही तो आप कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। स्काई इज़ द लिमिट। भाई साहब, मैं अगर अपने नाज़रीन को एक बात बताऊं कि मैं आपका इंटरव्यू क्यों कर रहा हूँ, आप कैसे डिज़र्व करते हैं? बेसिकली क्रैशी साहब, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर तो मैं
जो है ना एक गुनहगार सा आदमी हूँ, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इतना इम्पोर्टेंट आदमी हूँ कि जो है ना वो लोगों के सामने आऊँ या खुद नुमाई करूँ। लेकिन आपके साथ बैठने का और ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे काम करने के मकासद हैं, ताकि वो लोगों को पहुँचें, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की खिदमत हो और हमारे लोगों को जो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिले और हमारे मुल्क में खुशहाली आए। इसलिए मैं आपके साथ बैठा हूँ और इस जो ऑर्गेनाइजेशन है यूके पाकिस्तान बिजनेस फोरम फॉर बिजनेसेस, इसका बनाने का मकसद भी यही है कि हमारे बैरून मुल्क बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं और कश्मीरी हैं वो अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें ताकि अपने मुल्क को फ़ायदा हो। भाई साहब, आपने अपने मुल्क की बात की और मुझे एक बात याद आती है, इससे कबल भी मेरी आपसे नशिस्त होती रही है। आप वो शख्स हैं, बल्कि अपने जवानी और बचपन के दरमियानी हिस्से में आप यहाँ पे आए 14 साल की उम्र में, फिर यहाँ से पाकिस्तान वापस चले गए, वहाँ से ग्रेजुएशन करके वापस आए। क्या उस मुल्क के साथ आज भी मोहब्बत, लगाव, उस चीज़ का शख्साना है जो आपने वहाँ पे गुजारा? इमरान साहब, बेसिकली जो आज मैं कर रहा हूँ यही वजह है कि मुझे अपने मुल्क से, अपने वतन से बहुत प्यार है। मैं तो बाहर नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरियां थी। और मैं समझता हूँ हर वो शख्स जो अपना वतन छोड़ के बाहर आता है उसकी मजबूरियां होती हैं। कोई अपने लिए, कोई अपनी फैमिली के लिए, कोई अपने ख़ानदान के लिए बाहर आता है ताकि अपने माली या माशी हालात जो है वो बेहतर करने के लिए। चूँकि हमारा मुल्क इतना तरक्की याफ्ता नहीं है, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि लोग बाहर जाएँ ताकि जो है ना वो माशी तौर पर जो है वो बेहतर हो सके। तो यही वजह थी कि मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ। मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन की और मैं यहाँ से जाके मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन की और इसके बाद प्राइमरी एजुकेशन भी की वहाँ से आपने? मैंने सारे बेसिकली मैं यहाँ पे बचपन में जाया है, उन्होंने तो 2 साल से फिर यहाँ पे रहा हूँ। अच्छा। तो फिर वापस चला गया और बाकी सारी तालीम वहाँ पे ही हासिल की और वहाँ से ग्रेजुएशन की। इसके बाद देखा कि वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जॉब्स के हवाले से या बिजनेस के हवाले से, तो मुझे मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा अपने माशी हालात बेहतर करने के लिए। जैसे कि और लाखों लोग जो हैं पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से बैरून मुल्क हैं, सभी का जो है ना एक ही मामला है। तो अब अल्लाह के करम से मैं तकरीबन पिछले 32 साल से यहाँ पे यूके में हूँ और कारोबार कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारोबार बहुत सक्सेसफुल है। आप एक मिलियनेयर हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिन मुश्किल हालात से गुजरा हूँ और यहाँ बैरून मुल्क रह के जो मैंने मुश्किलात देखी हैं, जब हम अपने मुल्क में रहने वाले जो बाशिंदे हैं उनके लिए, हम बैरून मुल्क रहने वाले अगर कुछ कर सकें, वहाँ पे उनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें, वहाँ पे उनको कारोबार में मदद दे सकें, वहाँ पे उनको जाना ट्रेनिंग दे सकें ताकि उनको ये मुश्किलात ना देखनी पड़े। और वो जो आपने देखी, जी हाँ, जो हमने देखी और जो हमारे मुल्क का टैलेंट जो है वो बाहर जा रहा है, इस वजह से माशी हालात बेहतर करने के लिए वो अगर अपने मुल्क में रहे, जिससे मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारे माशी हालात भी बेहतर होंगे और जो हमारे मुल्क से मोहब्बत है वो, चूँकि जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं वो अपने मुल्क में ही रहकर वो जो है ना अपने माशी बिजनेस फोरम के ऊपर भी होगा। सब आपने मोहब्बत और प्यार की बात की और वो भी अपने मुल्क से। जी, शख्स अपने मुल्क से प्यार और मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकता? मैं समझता हूँ कि दिल में तो हर बंदे के जो है ना वो अपने मुल्क का प्यार और मोहब्बत तो होता ही है, लेकिन उसका इजहार जो है ना वो इसी तरह कर सकता है कि जो कुछ भी उसके बस में हो वो अपने मुल्क के लिए करे। क्या बात। तो जैसा कि ये हमने यूके पाकिस्तान बिजनेस फोरम फॉर बिजनेसेस बनाया है, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात जो है इस वक्त ठीक नहीं है और बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी जो है ना, मलिक क़यूम साहब जो रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने चंद साल पहले एक रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने कहा था कि $22 बिलियन जो है ना वो सालाना बैरून मुल्क से ज़र मुबादला जो है ओवरसीज़ पाकिस्तान जाता है। और उन्होंने साथ ही उस रिपोर्ट में ये भी कहा था कि एक अंदाजे के मुताबिक वो जो मकदार है 22 बिलियन की वो कम है, रियलिटी में तकरीबन 40 बिलियन जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी। तो जब हम, जैसा कि आपको पता है, अभी हमने सऊदी अरब से $3 बिलियन लिया है, तो हमारे हुकूमत को कितने मुश्किलात से गुजरना पड़ा है सिर्फ $3 बिलियन लेने के लिए, जबकि हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो बसने वाले हैं वो तकरीबन $40 बिलियन सालाना जो है ज़र मुबादला भेज रहे हैं। भाई साहब, जिस मुल्क में बिजली नहीं है, पानी का फुकदान है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं हैं, पुलिस के रवैये अच्छे नहीं हैं, आप इतने अच्छे मुल्क में बसने वाले लोगों को वहाँ पे ले जाके कहते हैं बिजनेस करें, कैसे करेंगे?
आपकी बात बिल्कुल बजा है, ये मुश्किलात तो हैं, लेकिन यही एक्चुअली जो है ना वो असल मोहब्बत से मोहब्बत का तकाजा है कि इन मुश्किल हालात में भी हम जाके इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में करें ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे। अगर हम ये देखते रहें कि जी हमारे मुल्क में बिजली नहीं है, पानी नहीं है या बाकी सहूलतें नहीं हैं, तो अगर हम अपने मुल्क में जाके कारोबार नहीं करेंगे तो बाकी दुनिया कैसे जाके इन्वेस्टमेंट करेगी। हमारा मकसद यही है, और ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये नहीं है कि हमारे पाकिस्तानी और कश्मीरी जाके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हमारी कोशिश ये है कि हम बाकी लोगों को भी इनकरेज करें। जब फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस में हूँ तो मेरे जो है ना हज़ारों के हिसाब से जो अंग्रेज़ हैं वो बिजनेसमैन हैं और वो बिलियन के हिसाब से बाहर मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई तुर्की में कर रहा है, कोई यूरोप में कर रहा है, कोई मलेशिया में बिजनेस कर रहा है। तो कोई भी इन्वेस्टर दुनिया में इन्वेस्टर जो है वो देखता है कि कहाँ पे जो है ना उसका रिटर्न जो है कहाँ पे बेहतर है। तो जब हम खुद पाकिस्तान में बिजनेस करेंगे तो हम उन लोगों को भी इनकरेज कर सकते हैं, भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जब हम खुद करेंगे तो ज़रा हम दूसरों को भी जो है ना उस पर जो है ना कायल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे फर्ज करें कि मैं पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना चाह रहा हूँ, ये यूके पाकिस्तान बिजनेस फोरम फॉर बिजनेसेस जी इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं जाना चाहता हूँ, मुझे ट्रेनिंग देंगे, मुझे मशवरा देंगे, मुझे इंकरेज करेंगे जी, लेकिन मैं क्या बिजनेस वहाँ पे कर सकता हूँ, कोई एक दो मुझे बताएं। हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी कौन सी है इस वक्त? इब्राहिम साहब, स्काई इज द लिमिट, यू नेम इट, देयर आर। हम जनरली तो हम सोचते हैं कि हमारे मुल्क में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यकीन करें हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपको देखने के लिए एक इन्वेस्टर की आंख से देखना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना किंग प्रॉन और फिश जो है बांग्लादेश से जो है इम्पोर्ट होती है यहाँ यूरोप में, तो वो हम पाकिस्तान से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कारपेट में है, कपड़े में है, इसके अलावा जो है ना फूड प्रोसेसिंग में है। इसके अलावा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ एनर्जी में कर सकते हैं, तो जियो थर्मल है जिसके जरिए से वो इलेक्ट्रिक पैदा की जा सकती है, हाइड्रो है और इस तरह विंड टर्बाइंस हैं, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके अलावा फार्मिंग भी है। अच्छा, फार्मिंग में भी आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाल ही में जो मैं पाकिस्तान में गया हूँ तो मेरे एक दोस्त यहाँ से गए हुए हैं और वो इस्लामाबाद में उन्होंने अपने बिजनेस सेटअप किया है। तो वो मुझे बता रहे थे कि वो अपने गांव में गए हैं तो उन्होंने देखा कि उनके पास कोई 400 कनाल ज़मीन है जो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है। तो उन्होंने ना 40 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया वो बकरियां लेने के लिए। अच्छा, ताकि वो अगस्त में उनको बेच के उनका डबल प्रॉफिट बना लेंगे। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जिस तरह उन्होंने मुझे बताया वो 40 लाख से कम 1 करोड़ रुपया जो है ना वो मुनाफा बनाएंगे। नॉट विद इन 1 ईयर, 6 to 8 months। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है इन्वेस्टमेंट के लिए जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस रिटर्न जो है विद इन 18 months to 2 year है। अच्छा, बहुत सक्सेसफुल और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें विद इन 12 months रिटर्न है। बल्कि यहाँ तरक्की याफ्ता मुल्कों में है, जो भी कोई भी बिजनेसमैन जब इन्वेस्ट करता है तो वो कोशिश करता है कि 10 साल से नहीं 3 साल तो बहुत कम है। हम जब प्रॉपर्टी में करते हैं इन्वेस्टमेंट या किसी भी फूड बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे ख्याल होता है कि हम विद इन 10 years जाने इसका रिटर्न लेंगे। अगर 10 साल से कम होगा तो हम खुश हो जाते हैं जी कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई 6-7 साल में उसका रिटर्न ले लेता है तो वो बहुत खुश होता है और वो वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। लेकिन पाकिस्तान में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपको जो है रिटर्न विद इन फ्यू ईयर्स। आप ये कह रहे हैं कि पाउंड को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं रुपीस के साथ, उसका कंपैरिजन करें पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो यहाँ पे जो हम पाउंड की शक्ल में पैसे कमा सकते हैं उससे भी ज्यादा वहाँ पे कमा सकते हैं। हम बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि यहाँ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हैं जो लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं फूड की बिजनेस में हूँ तो इस वक्त तकरीबन 40+ बंदे जो है मेरे पास काम करते हैं। तो तकरीबन 20 लोग जो है ना उनको मैं पाकिस्तान शिफ्ट कर सकता हूँ। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम मेरे मुल्क के वो 20 नौजवान जो हैं जिनका गुड टैलेंट है और जो देख रहे हैं कि वो बाहर जाएँ, मैं उनको वही उस तरह की तनख्वाह दे के वहाँ पे उनको एम्प्लॉय कर सकता हूँ ताकि वो टैलेंट हमसे ज़ाया ना हो। प्लस मैं करोड़ों के हिसाब से बचत भी कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो हम तनख्वाह देते हैं पॉन्ड्स के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम उनको पाकिस्तान के रेट से तनख्वाह डबल भी दें ना तो फिर भी करोड़ों की बचत हो सकती है। तो इसलिए ये जो इन्वेस्टर हैं बाहर उनको बताने की ज़रूरत है कि जी आप बचत कितनी कर सकते हैं।
तो ये उसी सूरत में हो सकता है कि हम जब उनके साथ रब्ता करेंगे, सेमिनार करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ों में कहाँ आप बचत कर सकते हैं। तो दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर है वो सिर्फ और सिर्फ ये देखता होता है कि मुझे रिटर्न किस चीज़ में है, जहाँ से भी उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा, जहाँ पे उसको सेफ्टी होगी, जहाँ पे उसका लो ऑर्डर की हालत बेहतर होगी। तो मेरे ख्याल में जो मौजूदा हुकूमत है इसने जो है ना गारंटी भी दी है और अभी हालात बेहतर भी हो रहे हैं हमारे मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। आई सर 2-3 क्वेश्चन मैं पूछूंगा। एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए 2-3 चीज़ें बताएं जो मेरी समझ में भी आ सके। सबसे पहली बात जो मैं समझता हूँ कि आपको टाइम की टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू बिकम अ सक्सेसफुल। तो उसके लिए आपको जो है ना सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, आपको नो सीखना होता है कि आप नो कर सकें। आप में इतनी हिम्मत हो, आप में इतनी करज हो, जब भी आपका टाइम जो है वो अगर किसी के लिए कहीं भी आप स्पेंड कर रहे हैं तो वो उसका अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, अगर आपको नहीं फ़ायदा हो रहा, आप फजूल ज़ाया कर रहे हैं, तो कोई भी दोस्त आपको कहता है जी आओ घूमने के लिए या कोई और काम करते हैं, आपका वक्त ज़ाया करता है, तो आप उसको नो कर दें। ये नो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस दिन जिस शख्स में ये चीज़ पैदा हो जाए ना कि वो नो करने की जसारत कर सके कि अच्छे काम के लिए यस और गलत काम के लिए जिसमें फजूल टाइम वक्त का ज़िया हो, तो वो जो है ना वो कामयाब बन सकता है। उससे जो है ना एक वक्त की मैनेजमेंट जो है ना वो आपके जो टाइम है वो आपके हाथ में आ जाता है, आप टाइम के हाथ में नहीं होते। फैमिली से बंदा कितना इंस्पायर होता है, उस सोसाइटी से, उस कंपनी से, ताकि ज़रा मेरा तल्लक अगर आप जैसे बिजनेसमैन के साथ होगा तो मेरे जहन में भी आएगा कि मैं भी चौधरी अब्दुल अजीज़ क्यों ना बनूं। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं कि आपकी सोसाइटी में जैसे आपके दोस्त होंगे उस तरह से आपका जो स्किल्स और आपकी जो ख्वाहिश और सक्सेसफुल होगी वो उसमें हेल्प होती है। इब्रार साहब, जैसे कि वो मुहावरा भी है कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये जो है ना इंतहाई आम चीज़ है। ये बेसिकली किसी भी आदमी की शनाख्त जो है ना उसके दोस्तों से होती है। जब आप अच्छे दोस्त रखेंगे तो ज़ाहिर है आप उनसे सीखेंगे, आप उनसे इंस्पायर होंगे, आप तरक्की करेंगे, आप अच्छे काम करेंगे। जब आपके दोस्त अच्छे नहीं होंगे तो ज़ाहिर आपका वक्त ज़ाया होगा और आपका टैलेंट भी ज़ाया होगा। ये ज़िंदगी में इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अच्छे दोस्त रखें और उनके साथ जाना। और इसकी मैं एक एग्जांपल दे दूँ, मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो मेरे अंकल थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे कहा कि अजीज़ बेटे, अगर आपको हफ्ते में टाइम हो, आपके पास टाइम हो तो एक दिन बेशक रोटी ना खाया करें और किसी अच्छे होटल में जाके ना एक चाय का कप पिया लिया करें। उस वक्त की मैं बात बताता हूँ, जब मैं कॉलेज में था तो दोपहर का खाना या शाम का खाना तकरीबन हम 3 से 4 रुपये में जाना वो खर्चा आता था होटल पे खाने के लिए। और अलजबीर होटल मीरपुर में उस वक्त नया बना था, तो उस वक्त वो चाय का कप 5 रुपए का देते थे। अच्छा। तो मुझे कहने लगे बेशक एक दिन का खाना ना खाया करो, जाके अलजबीर में चाय पिया करो। तो मैंने उनसे पूछा अंकल इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा बेटे देखो, जब आप उस होटल में जाके बैठोगे, चाय का कप पियोगे, तो वहाँ पे 5 रुपये जो दे के कप चाय का पी रहा है, वहाँ ज़रूर वो कोई बिजनेसमैन होगा, कोई बड़ा आदमी होगा। वहाँ पे बैठोगे, वहाँ उससे सलाम करोगे, उसके वाकफियत होगी, उससे तलक बनेगा और उससे कुछ ना कुछ आप सीखोगे। कहने का मकसद उनका ये था कि अपने से बेहतर लोगों को मिलो ताकि उनसे कुछ सीखो। तो जिंदगी में कामयाब होना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने से ज़्यादा कामयाब जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारो ताकि आप उनसे सीख सकें। ऐसा आपने फैक्ट्री में काम किया, बड़ी सख्त मेहनत मजदूरी की इस मुल्क में जैसे मुख्तलिफ लोग करते हैं, आप कहाँ से ये सोच अपनाई, एक चेंज आई कि आज आप एक बेहतरीन बिजनेसमैन? इसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे टाइम लूँगा इब्रार साहब। बेसिकली आपने ये ऐसा सवाल किया जिससे जो मेरा लाइफ चेंजिंग है। मैं जब पाकिस्तान से यहाँ पे आया तो मैंने छोटी छोटी 2-3 जॉब्स की, तो उनसे गुजारा नहीं हो रहा था। फिर मैंने जाके एक कंप्यूटर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। हम कंप्यूटर टेस्ट करते थे, क्वालिटी डिपार्टमेंट था। ठीक। तो वो बक्से से जब कंप्यूटर हम निकाल के टेस्ट करते थे तो मेरे हाथ उससे बक्सों से कट जाते थे और खून निकल आता था। तो एक दिन जो है ना, मैं इंतहाई परेशानी की हालत में जो है, वो हमारी टी ब्रेक थी तो मेरा हाथ कट गया। तो मुझे, चूँकि मैं पाकिस्तान से ग्रेजुएशन करके आया था, हम सब जो है, आप भी आज़ाद कश्मीर से तलक रखते हैं, तो हम सभी का ये होता है जो वहाँ से ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री करके आता है ना, वो कहता है कि मैं कोई बाबू बनूंगा, कोई ऑफिस में जॉब करूंगा, ये लेबर वाले काम नहीं करेंगे। हम सब की सोच ऐसे होती है। तो मेरे जहन में ये था कि मैं किधर फंस गया हूँ यहाँ पे फैक्ट्री में आके,
मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन की थी, वहाँ पे कोई अच्छी जॉब करता, कोई ऑफिस में कहीं काम करता, ये मैं फैक्ट्री में क्या कर रहा हूँ। तो हुआ क्या कि जब मेरा हाथ कटा तो मुझे इतना रोना आया, तो मैंने रोए? मुझे रोना आया तो मैंने बड़ी मुश्किल से जब्त किया। कुदरती बात है उसी वक्त जो है ना हमारा टी ब्रेक हुआ, तो सब लोग जो है ना वो कंटीन में चले गए, तो मैं कंटीन में नहीं गया। मैंने जो है ना फैक्ट्री में बैठ के मैंने सोचा मैं अब रो लूँगा, तो मैंने रोना शुरू कर दिया और इतना ज़ोर से रोया कि वो फैक्ट्री के दूसरे कोने में जो है ना एक आदमी स्वीप कर रहा था, बूढ़ा था और स्वीप कर रहा था। वो मेरे पास आया तो कहने लगा अब्दुल यू ओके? मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। वो मेरे पास बैठ गया, फिर मुझसे मेरा दिमाग जो है ना इधर उधर करने के लिए मुझसे बातें करने लगा। तो मुझसे कहने लगा कि आपकी फैमिली में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको ट्यूशन पढ़ाई जाए? मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो जैसा कि हमारा नॉर्मल रूटीन होती है हमारे कल्चरल, कि मैंने देखा कि एक आदमी स्वीप कर रहा है फ्लोर को, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इससे पूछो इसकी तालीम क्या है। तो मैंने उसका व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? तो उसने कहा मैंने 3 MA किए हुए और PhD की हुई है। और तू झाड़ू क्यों लगा रहा है? तो उसने कहा कि बेसिकली मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, मुझे सऊदी अरब में जॉब मिली, मैं वहाँ पे गया, वहाँ का मौसम बहुत गर्म था तो मैं बीमार हो गया। डॉक्टरों ने मुझे मशवरा दिया कि आप वापस UK में जाएं। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी मेरे पास जॉब नहीं थी, कॉलेज में मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ काम, तो उसे मेरा गुजारा नहीं चलता। मैंने 10 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, वो भी गुजारा नहीं चलता। तो फिर मैंने ये देखी स्वीपिंग की जॉब लगी हुई थी, तो मैंने अप्लाई किया, इन्होंने दे दी। तो अभी ये तीनों जॉब्स मिला के मेरा गुजारा हो रहा है। तो यकीन करें दैट वाज द माई लाइफ चेंजिंग मोमेंट। तो उस वक्त मेरे दिमाग में आया, वो हमें जो है ना बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि हजूर अकरम नूर मुजस्सम ताजदार मदीना सरूर सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी कायनात उनके लिए बनाई गई है, लेकिन वो हर काम अपने हाथों से करते थे और कोई महसूस नहीं करते थे। उस वक्त मेरे जहन में आया अगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर 3 MA की डिग्रियां PhD वो झाड़ू लगा सकता है, वो झाड़ू लगा सकता है, तो अजीज तुम्हें काम करने में क्या हर्ज है। तो इब्रार साहब वो दिन जो है मेरी लाइफ का चेंजिंग था, मेरी लाइफ में उस दिन से चेंजिंग आई। उसके बाद मैंने कभी भी कोई काम करने में आर नहीं समझी। तो अल्लाह के करम से यहाँ के मुल्क के हालात ऐसे हैं, यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि आप मेहनत करें तो और उसका जो है फल मिलता है। और उसके बाद जो है ना मैंने मेहनत शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक जारी है। सर आप वो शख्स हैं जिसने बड़े बिजनेसमैनों के साथ एक दिन में 18 से 20 हज़ार डॉलर पे करके मीटिंग्स की। क्या सीखा आपने उनसे? इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते रहे, एक दिन के 20,000 डॉलर देके आप उनसे मिले? इब्रार साहब ये बेसिकली तालीम हासिल करना ये हमारा मजहबी फ्रीज़ा भी है। और जैसे कि कहा जाता है कि अगर आपको तालीम हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो तब भी जाओ। तो मैंने जो है ना 2015 में ये ट्रेनिंग्स वगैरह लेनी शुरू की और दुनिया के जो बेस्ट मोटिवेटर हैं मैंने उनसे रब्ता किया और इस तरह के कोर्सेज पे जाना शुरू किया। तो उसी की वजह से सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि मैंने जो वो कोर्स किया था उसका था अनलीश पावर विद इन। उसका मतलब ये है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी अल्लाह ताला ने दी हुई है कि आप वो पूरी इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप वो इस्तेमाल करें तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकते। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इतनी एनर्जी दी है। तो वो आपको मेंटली तैयार करते हैं। उसके लिए वो कहते हैं कि आपका माइंड इतना ताकतवर है कि अगर आप आग पे चलना शुरू कर दें और आपके माइंड में ये हो कि मैं जलूंगा नहीं तो आप जलेंगे नहीं। तो उसके लिए जब मैंने वो कोर्स किया तो उन्होंने पहले दिन हमें ट्रेनिंग दी कि उस पे आग पे चलने की। तो दिन के वक्त उन्होंने ट्रेनिंग दी तो शाम पे जो है ना मैं उस आग पे जो है आग पे चला। मैं आग पे चला हूँ, सिर्फ मैं नहीं चला, 7,500 लोग थे वहाँ पे। तो आप चले नहीं? उनमें से कोई भी नहीं चला। और सिर्फ उसकी बात यह है कि सोचने की बात यह है कि दिस इज द पावर ऑफ माइंड, कि आप जो आपका दिमाग इतना पावरफुल है कि आपका दिमाग जो कहता है आप अगर उस पर अमल करें तो आप दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पॉसिबल ना हो। आपका रोल मॉडल कौन है बिजनेस में? रिचर्ड ब्रैंसन और एलन शुगर यूके में जो हैं, और इसके अलावा बेस्ट मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं वो मैं टोनी रॉबिन, वो अमेरिकन स्पीकर है। आज सब बिजनेस की मजीद बातें भी करेंगे इंशाल्लाह, बैक टू पाकिस्तान की उस चैप्टर को के साथ चीज़ें करेंगे। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसके आप चेयरमैन हैं बताने की, ये क्या करती है? इब्रार साहब, पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं और सेनेटर भी रहे हैं जनाब अकरम जकी साहब। ये उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी और वो इसके चेयरमैन थे।
और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो मलक अबीब और कज़ाई हैं। उन्होंने ये सेटअप किया। इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन हमारे पास 70,000 के लगभग जो है इसके मेंबर्स हैं, रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। और पाकिस्तान में इसकी 120 ब्रांचेस हैं। इसका मेन ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद ब्लू एरिया में है। और तकरीबन हमारे पास 5,000 के लगभग केसेस जो है ना वो साल के आते हैं जिनको हम मदद करते हैं। सारे ह्यूमन राइट्स के हवाले से हैं। और हमारे पास ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो बलूचिस्तान और सारात से होते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में है। आपके हमारा होंगे, वकील होंगे जो कोर्ट्स तक जाके उनके लिए आवाज उठाते हैं, मिसिंग पर्सन समेत। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारा मेन फोकस जो है वो पाकिस्तान में है, क्योंकि बाकी दुनिया में तो और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्प करती हैं, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारा मेन फोकस पाकिस्तान में है। और जैसे आपने कहा है कि कहीं भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई वायलेशन हो रही हो तो हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास 120 जो है वो ऑफिस हैं और तकरीबन 1500 लोग जो है ना वो वॉलंटियर हमारे पास काम कर रहे हैं। उनमें वकला भी हैं, उनमें डॉक्टर्स भी हैं। अच्छा। उनमें हर प्रोफेशन के लोग हैं। तो जब वो जो मेंबर्स हैं ना वकला, तो फॉर एग्जांपल किसी का केस आता है, हम किसी को पैसे नहीं देते हैं, वो फ्री ऑफ चार्ज जो है ना वो केस करते हैं, क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑलरेडी मेंबर हैं। तो इस तरह हम तकरीबन 5,000, जिसको एवरेज आप कर लें तकरीबन हफ्ते का 100 बंदा जो है ना जिसको हम हेल्प करते हैं थ्रू आवर ऑर्गेनाइजेशन। भाई साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 53 साल है जी। 53 साल जी, बड़े स्मार्ट लगते हैं। ये 53 साल की उम्र में मैराथन रेस में भागने चले गए, रिकॉर्ड बनाना था आपने, वजह क्या थी? एक हिंदू औरत आई, हम एक मीटिंग कर रहे थे, रमज़ान का महीना आने वाला था, तो वो ब्लाइंड है बाय बर्थ। तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि मुसलमान जो है ना रमज़ान में बहुत ज़्यादा खैरात करते हैं, ऐसे तो मैं चैरिटी के लिए, बच्चों की किताबों के लिए मैं 18 आवर्स आइसलैंड में वो करना चाहती हूँ। अच्छा, ब्लाइंड औरत कहती है मैं 18 घंटे वो करना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे 2700 पाउंड्स की ज़रूरत है। तो आप मुसलमान बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, खैरात करते हैं, तो रमज़ान के महीने में आप मस्जिद वालों को कहें कि वो मुझे पैसे दें ताकि मैं वो कर सकूं। उसके पास कुत्ता था, गार्ड डॉग, तो मुझे पता था कि ये कुत्ता मस्जिद में तो ज़ाहिर हम नहीं जाने देंगे, तो ज़ाहिर ये गई, तो हो सकता है अगर हमने कुत्ता ना जाने दिया तो ये मीडिया वालों को बुला ले, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना हमारे खिलाफ जो है नमाज बन जाएगा। तो मैंने उससे प्रॉमिस किया, मैंने कहा ठीक है, डोंट वरी, मस्जिद वालों से मैं बात करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं पैराशूट जंप करूंगा। ठीक, पैराशूट जंप करके जो पैसे रेज होंगे मैं मस्जिद वालों से भी कहूँगा, वो भी देंगे, तो हम आपको 2700 पाउंड जाना पूरा कर दे देंगे, लेकिन आप मस्जिद में ना जाए, मैं आपको दे दूंगा। तो फिर मैंने मस्जिद वालों से भी बात की, हमने कुछ पैसे रेज किए, मैंने पैराशूट जंप किया, उसके लिए हमने पैसे जमा करके दिए। तो जब उस औरत से जो नबीना थी बाय बर्थ, मैंने उससे बात की कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, तो उसने कहा कि मैं कम्युनिटी को कुछ देना चाहती हूँ। तो उस वक्त मेरे अंदर एक जज्बा आया कि हम तो अल्लाह का करम है, अल्लाह ने सारा कुछ हमें दिया हुआ है। एक नबीना औरत बाय बर्थ जो नबीना है वो भी कहती है कि वो कम्युनिटी को देना चाहती है, तो हमने क्या दिया है कम्युनिटी को। तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मैं मैराथन दौड़ता हूँ और जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे मैं नाबीना लोगों को दूंगा। तो फिर इस वजह से जाना वो एक जज्बा था। तकरीबन 2000 से ऊपर था, 2000 से ऊपर पाउंड जाना मैंने इकट्ठे किए थे। और उसलिए बेसिकली वो मैराथन दौड़ने का एक जज्बा था कि उसके बिहाइंड एक कोज था। आप कोई भी काम करते हैं ना, उसके लिए आपका मिशन होना चाहिए कि किस लिए आप कर रहे हैं। वैसे तो मेरे लिए सच्ची जो बात है, मैं तो 1 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता था, लेकिन जब उस जज्बे से मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी, 2-3 महीने मैंने ट्रेनिंग की और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैराथन कंप्लीट किया और पैसे रेस करके जाना ब्लाइंड पीपल को दिए। भाई साहब कहते हैं आप समाजी काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं, चीज़ें तो खैर आप मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया अपने इलाके के लिए जहाँ से आप आए? इब्राहिम साहब, सबसे मैं कोई अपनी बढ़ाई तो नहीं बताना चाहता, पर अल्लाह का करम है कि जैसे कि मैंने पहले भी आपसे बात की है कि आपके जो है दोस्त अच्छे हों तो ज़ाहिर आप सारा कुछ कर सकते हैं। बचपन में जब हम कॉलेज में गए तो हमारे इलाके में जो है ना कोई नज़दीक तीन प्राइमरी स्कूल नहीं था गर्ल्स के लिए, तो हम 3-4 दोस्त थे, जिनमें हमारे एक दोस्त ऑक्सफोर्ड में होते हैं, 2 पाकिस्तान में होते हैं, मेरे बड़े भाई हैं,
हम पांचों ने मिल के ना वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल बॉयज़ के लिए मंजूर कराया। अच्छा। उसकी बिल्डिंग खुद बनाई, अपनी मदद आप बनवाई। फिर हमने एक गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग बनवाई, गवर्नमेंट से बनवाई, और उसके लिए जाना टीचर्स का इंतजाम किया। हमारे नज़दीक तरीन एक जो प्राइमरी स्कूल था उसको मिडिल का दर्जा दिलवाया। और इसके अलावा हमारे घर में आने के लिए तकरीबन 1.5 किलोमीटर सड़क थी, वो हमने गवर्नमेंट से मंजूर कराई। कुछ अपनी आप मदद आप उसका जो है ना उसको बेहतर किया। फिर एक और सड़क थी 2 किलोमीटर, हमने वो भी बनवाई। तो उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ से भी मैं कोशिश करता रहता हूँ हमेशा कि जो भी वहाँ पे काम हो, वहाँ के लोकल जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ रब्ता करता रहता हूँ। और काफ़ी सारी सड़कें जो है मैंने पक्की भी कराई और काफ़ी काम कराए। लेकिन हाल ही में हमारे पास वहाँ पे एक सड़क थी तकरीबन 2 किलोमीटर, जो 2 साल पहले हमने कच्ची बनवाई थी, और अब हम उसको पक्की करा रहे हैं। सारे जो है ना वो इलाके के लोग जो है ना उसको मेनली तो मैंने ही ऑर्गेनाइज किया, और माशाल्लाह सभी ने जो है ना मेरा साथ दिया। और तकरीबन 55 लाख रुपया जो है ना हमने उसके लिए इकट्ठा किया, और 2 किलोमीटर जो है ना वो सड़क पक्की कर रहे हैं। इसके बाद जब ये ख़त्म होगी तो हमारे पास एक और 1.5 किलोमीटर सड़क है जो हमने बनानी भी है और उसको पक्का करना है। उसके अलावा हमारे पास एक प्रोजेक्ट है कि हम छोटा सा डैम बना रहे हैं। और डैम बनाने का मकसद ये है कि फिश फार्म बनाना चाहते हैं। बेसिकली वहाँ पे फिश फार्मिंग भी होगी, और उस मोहल्ले में जितने भी घर हैं उनको पानी की सप्लाई भी होगी, ताकि वो सब्जियां और अगर फल लगाना चाहते हैं तो उनको लिए इनफ पानी का हो। और साथ में असल उसका मकसद यह है कि जो फिश फार्मिंग से और बाकी सब्जियों और फलों से जो हमें इनकम होगी वो हम इन सड़कों की मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं, वो कैरी ऑन करें। सब आप इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क ये भी हमारा मुल्क है जहाँ हमने इज्जत कमाई, कामयाब बिजनेसमैन है, हमारे मकान हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, सारे हैं। यहाँ रह के आपने इस कम्युनिटी के लिए क्या किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। 1 साल पहले हमने यहाँ पे फंक्शन किया था, और बल्कि 2 साल की बात है। 2 साल पहले ऑन क्रिसमस ईव मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो होमलेस लोग हैं उनको जाना खाना देते हैं। हम घर से मैं पका के ले जाता हूँ, और होमलेस अपने बच्चों के साथ, और मेरे दोस्त हैं शाज नवाज, वो हम मिल के ना जाना गरीब लोगों को जान जो होमलेस हैं उनको खाना गर्म खाना देते हैं। तो 2 साल पहले ऐसा हुआ कि ईद मिलादुल नबी के दिन, ठीक है, जो क्रिसमस ईव थी, तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि हम मस्जिद में बैठ के चावल बनाएं और सारे दोस्त बैठ के मिल के खाएँ उनको, तो क्यों ना हम जो है ना वो ये ईद मिलादुल नबी गरीब लोगों के साथ बनाएं। तो हमने चॉकलेट के बॉक्सेस लिए, वो कार्ड लिए और गरम खाना बनवाया। तो हम होमलेस लोगों को ना देने के लिए अब सिटी सेंटर में चले गए। तो वहाँ पे एक शख्स आके मुझे मिला, जब मैंने उसको कार्ड दिया और चॉकलेट का बॉक्स दिया, खाना दिया, तो उसने कहा मुझे कि अजीज़ व्हाट्स योर नेम? मैंने कहा मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है। तो कहता है अब्दुल इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई हग यू? मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे जफ्फी लगाई और रोने लगा। कहता है अजीज़ मुझे 20 साल हो गए किसी ने क्रिसमस पे कार्ड नहीं दिया, ना ही कोई चॉकलेट का बॉक्स दिया है। तो उस दिन मैंने सोचा कि ये लोग जो है यानी देखो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मुसलमानों के नबी नहीं थे, पूरी दुनिया के लिए, वो पूरी दुनिया के लिए रहमत लिल आलमीन थे। ऐसा आप स्कूलों के लिए भी शेयर करते थे, स्पोर्ट्स में सारी चीज़ें, वो हकीकत है? हाँ बिल्कुल करता था, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा ख़त्म करूँ। तो उस दिन मैंने डॉक्टर साहब तय किया कि मैं कोशिश करूँगा कि पीटरबरो में इंशाल्लाह जो है ना कोशिश करूँगा कि कोई बंदा जो है ना वो बाहर ना सोए। अच्छा। तो हम सारे दोस्तों ने मिल के, उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं और मेरे दोस्त हैं, हमने तकरीबन $500,000 की बिल्डिंग ली थी। तो अच्छा। इन सर्दियों में हमने जो है ना वो होमलेस लोगों के लिए वो यूज़ किया है। अच्छा। अभी वो यूज़ कर रहे हैं परमानेंटली नहीं, परमानेंटली बेसिकली टेम्परेरी है, लेकिन उसमें क्या है कि जब हम उसके लिए अभी और बिल्डिंग का ऑर्गेनाइज करेंगे और यहाँ पे हम फ्लैट्स बना देंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको परमानेंट करेंगे। तो इस वक्त जो है ना सिर्फ दिस विंटर के लिए हमने उनके लिए ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ पे वो आते हैं, वो बैठ के खाना खाते हैं इनसाइड बिल्डिंग में, और वहाँ पे डिफरेंट फंक्शन करते हैं, जबकि वो बेचारे बाहर जाना सर्दी में उनको बैठना पड़ता था। तो उनके लिए हमने इंतज़ाम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन सक्सेसफुल। तो जैसे आपने कहा कि इस मुल्क के लिए क्या किया, मैं समझता हूँ कि जी हम इस मुल्क में रह रहे हैं, जितना हमारा तो अपने मुल्क से, अपने मुल्क की मट्टी से तो हमें प्यार है ही, लेकिन इतना ही हमें इससे भी होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान जो है ना बिजनेस, यूके पाकिस्तान बिजनेस फोरम बनाने का मकसद भी यही है
सिर्फ इसका फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं होगा, जब यूके का बिजनेसमैन जाके वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो वो पैसे ज़्यादा कमाएगा, वो बचत करेगा, चाहे वहाँ पे लेबर सस्ती है। जहाँ पे पाकिस्तान हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा, वहाँ पे यहाँ इस मुल्क को भी फ़ायदा होगा, यहाँ के बिजनेसमैन को भी फ़ायदा होगा। किसी की मदद करने के लिए कोई ओहदा, टाइटल, प्लेटफॉर्म या सियासतदान होना ज़रूरी है, या ये काम आप अपनी मदद आप अकेले भी कर सकते हैं? मैं समझता हूँ जी कि मदद करने के लिए आपके पास जज्बा होना चाहिए। आपके पास कोई टाइटल या किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपके पास जज्बा होगा तो फिर जाना आप सारे काम कर सकते हैं। उसके लिए आपका सियासतदान होना ज़रूरी नहीं है या कोई और ओहदा होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास जज्बा चाहिए। बिजनेस करते हैं, काम पे जाते हैं, समाजी काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के काम करते हैं, कोई मुशागिल भी हैं आपके या इधर ही बिजी रहते हैं? सच्ची जो बात है इसके अलावा मैं कोई टाइम तो नहीं होता, लेकिन मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ। अच्छा। हॉर्स राइडिंग जो है ना वो मेरा बचपन से शौक था, और चूंकि हालात ऐसे थे, जैसे कि आपको पता है, बताया पहले भी कि माशी हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो ये शौक पूरा नहीं हो सका। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह चंद साल पहले जब यहाँ पे माली हालात कुछ बेहतर हुए, तो उसके बाद जो है ना हॉर्स राइडिंग। जिंदगी की ऐसी ख्वाहिश जो आपकी पूरी न हुई? अल्हम्दुलिल्लाह सारी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं। अल्लाह ने जो भी सोचा है अल्लाह ने दिया है। किस बात पे फख्र करते हैं जब अकेले में होते हैं? मैं इस चीज़ पे फ़ख्र करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमान और पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर की सरजमीन पे पैदा किया है। इस चीज़ पे फ़ख्र करता हूँ। थोड़ा सा सियासत का टच देना चाहूँगा। हमारे सियासतदानों को मशवरा देंगे? मेरी क्या हैसियत है जी किसी सियासतदान को मशवरा दूँ, लेकिन यही कहूँगा कि कोशिश करें कि अपने मुल्क के लिए अगर कुछ कर सकें उसको बेहतर करने के लिए, क्योंकि हम दुनिया में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में इतने ज़खायर हैं, इतनी कुदरती दौलत है, वहाँ पे इतना ज़्यादा टैलेंट है, अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। सिर्फ वहाँ पे अगर गवर्नमेंट अच्छी हो तो यकीन करें हम दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जो है बन सकते हैं। लेकिन अगर सियासतदान को समझ हो कि हमारे पास है क्या, अगर उनको समझ तो है उनको, लेकिन उनके पास जज्बा हो अपने मुल्क की खिदमत करने का, तो मैं समझता हूँ ये पॉसिबल है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो। ऐसा जिन लोगों ने आपका साथ दिया, आपका सहारा बने, आपकी सोच को अमली तौर के ऊपर लेके आने में मदद की, उनका कैसे थैंक यू करेंगे इस वीडियो के जरिए? सच्ची जो बात है, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मेरी ज़िंदगी में मुझे मिले हैं, उन्होंने मुझे मेरी ऐसी रहनुमाई की है कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। लेकिन यानी यूँ कह सकता हूँ कि मेरे दिल से हर वक्त उनके लिए दुआ निकलती रहती है। भाई साहब, ये जो दिल की बात आपने की है, मेरा दिल करता है खेलने जाएं, मूवी देखने जाएं, सिनेमा में, कहीं बाहर निकल के घूमने फिरने दोस्तों के साथ। ये ख्वाहिशें मर जाती हैं या स्टिल बंदा मैनेज कर सकता है दूसरों के काम आते हुए? इब्राहिम साहब, जब आपके सामने कोई मकसद हो या कोई टारगेट हो या कोई चीज़ हो, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें फिर आपके सामने आती नहीं है। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। मैं काफ़ी अर्सा पहले जाना मैं टेक वे की बिज़नेस कर रहा था, तो रात को ना सुबह जब काम ख़त्म किया तो 4 बजे मैं वो जो पैसे अलग डालते थे गुरबा के लिए, तो वो मैं जमा करके हिसाब कर रहा था। तो एक दोस्त से साथ में बैठे, कहते हैं यार रखो बाद में कर लेना। मैंने कहा नहीं यार, वो कुछ गरीब फैमिली थी, उनको भेजने हैं, तो मैं उनका हिसाब कर रहा था। कहता है वो मज़े से सो रहे होंगे, उनको परवाह भी नहीं होगी, और तू 12-14 घंटे काम करके आया, अभी भी जान उनके बारे में सोच रहा है। लेकिन बेसिकली ये एक जज्बा होता है, एक मोहब्बत होती है, एक प्यार होता है। जब आपके अंदर वो हो तो ये अपनी ज़ात जो है ना, वो उसमें से फिर वो सामने नहीं आती। आपकी ज़ाती पसंद नापसंद की चीज़ें, आपकी जो ज़ाती जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्टिविटीज़ होती हैं, मेरे ख्याल में वो फिर अहमियत नहीं रखती। भाई साहब, वो कैसी नींद आती है जब आप किसी की मदद करके आके घर सोते हैं? ये ऐसी नींद है जी, अगर आप कांटों पे भी सोएं तो आपको नींद आ जाएगी। इतने मज़े की नींद है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जो है ना वो एक आरामदेह बिस्तर पे हैं या आप कांटों पे हैं। यकीन करें इतना सुकून होता है जब आप किसी की मदद करते हैं ना, अल्लाह ताला आपको इतना सुकून देता है, आदमी सोच भी नहीं सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ लोग बेसिकली कभी कभी सवाल करते हैं, यार हम बहुत करते हैं तो हमें सुकून नहीं है। लेकिन असल में होता है क्या है कि वो दिल से नहीं करते। हाँ। जब आप दिल से किसी की मदद कर रहे हो
मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। पिछले कुछ अरसे में एक बुज़ुर्ग थे, वो मेरे पास आए, तो वो कहते हैं कि एक बच्ची है, वो सजदा है, तो उसके कुछ 1 या 2 नंबर से ना उसको MBBS में दाखिला नहीं मिला है, तो उसकी प्राइवेट एजुकेशन के लिए तकरीबन 12 लाख रुपया जो है ना साल की फ़ीस चाहिए। तो मैंने उनको कहा जी ठीक है, मैं पे करूँगा। तो वो कहते हैं अच्छा जी मैं ऐसा करूँगा, उनकी फैमिली को कहूँगा कि आपसे रब्ता करेंगे और आप उनसे बात कर लें सारा कुछ। मैंने कहा नहीं, मुझे उनसे बात नहीं करनी, आपने कहा है मैं आपको पैसे देता हूँ, आप भेज दें उनको, मैं उनसे रब्ता नहीं करूँगा। और यकीन करें, जब आप इस तरह किसी की खिदमत करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून होता है। जब आप किसी को मिल के, किसी को दे के, अक्सर हमारे लोगों में, अक्सर मैं तो नहीं कहूँगा पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब किसी की मदद करते हैं पीछे गांव में, मोहल्ले में, तो उनसे एक्सपेक्टेशन भी होती है कि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, आप नेकी करें तो उसमें आपको रिटर्न का नहीं सोचना चाहिए। और जब आप ऐसे करेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो आपको सुकून भी देगा, आपको तरक्की भी देगा। अब्दुल अजीज सर, पाकिस्तान यूके पाकिस्तान बिजनेस फोरम फॉर बिजनेसेस, ये आइडिया आपका था, बाकी दोस्त भी आपके साथ शामिल हैं, अकेले लेके आए? और साथ में ये बताएं कि आप कैसे उनको इनकरेज कर सकते हैं और किस बिजनेस के लिए उनको वहाँ पे कन्विंस करके लेके जा सकते हैं? इब्राहिम साहब, बेसिकली ये आइडिया ऐसे आया कि मैं कई सालों से सोच रहा था कि मैं कई सालों से सोच रहा था कि मैं अपने मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिनके लिए मैं कोशिश करता था कि ये करें तो ये हो सकता है। फिर जब नई हुकूमत आई और उन्होंने इनकरेज किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, तो ये आइडिया बेसिकली यहाँ से आया कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें तो इससे हमारे मुल्क का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ पे यूके का भी फ़ायदा होगा, इंग्लिस्तान और पाकिस्तान दोनों का फ़ायदा होगा। इस मुल्क में हम रह रहे हैं, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमें इससे भी मोहब्बत करनी है और अपने मुल्क से, अपनी मिट्टी से भी हमें मोहब्बत है। तो ये आइडिया आया कि हम ऐसा क्यों ना करें कि एक बिजनेस फोरम बनाएं, जिसमें जाके वहाँ पे चेक करेंगे हमारे जो यहाँ पे यूके में बसने वाले हैं वो कैसे कारोबार कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और वो कैसे बचत कर सकते हैं, और किन किन फील्ड्स में वो जा सकते हैं, किन किन चीज़ों में आसानी है और कैसे बचत कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं अभी जनवरी में 10 दिन के लिए वहाँ पे गया था, और बहुत सारे मेरे दोस्त ऑलरेडी जो है ना उन्होंने पाकिस्तान में बिजनेस सेटअप किए, मेरे सक्सेसफुल है और वेरी सक्सेसफुल दे आर रनिंग। तो मैं गया, उनको मिला, उनको विज़िट किया, देखा कि वो किस तरीके से रन कर रहे हैं, कैसे वो बचत कर रहे हैं, तफसील से उनसे गुफ्तगू हुई। तो बेसिकली मेरे साथ जो है ना वो शाज नवाज जो मेरे अकाउंटेंट भी हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेटर, ही इज़ ब्रिटिश बोर्न और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेटर एज वेल। बहुत अच्छा स्पीकर भी है। और मेरे साथ जो है ना मेरे दोस्त हैं, यहाँ के काउंसलर भी हैं जनाब अंसर अली साहब, वो भी हैं मेरे साथ, और बिजनेसमैन हैं स्टोक-ऑन-ट्रेंट से, लीड से, मैनचेस्टर से, लंदन से, बाकी शहरों से भी दोस्त हैं। तो हम सब ने मिल के जो है ना फैसला किया कि हम एक ऐसा फोरम बनाते हैं बिज़नेस का, जिसकी वहाँ पे जाके देखें कि कौन कौन सी बिजनेसेस सक्सेसफुली रन हो सकती हैं और हम कैसे बजट कर सकते हैं, ब्रीफिंग दें। तो अब हमारा प्रोग्राम ये है कि यहाँ पे हम सेमिनार्स करेंगे, लोगों बिजनेसेस को इनवाइट करेंगे। पहली तो बात है कि हम बिजनेसेस को मेंबर्स बनाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, और उसके अलावा हम सेमिनार्स करेंगे और बिजनेसेस को बुला के उनको दिखाएंगे प्रैक्टिकल जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं लोग, कि ये लोग यहाँ से ये बिजनेस कर रहे थे, वहाँ पे ये कर रहे हैं और ये बचत कैसे कर रहे हैं, और इनका इसमें बचत कितनी होती है और मुल्क का फायदा क्या होता है, दोनों चीजें उसमें आ जाती हैं। प्रैक्टिकली उनको दिखाएंगे जी ये बिजनेसेस यहाँ यूके से गई हैं और पाकिस्तान में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप भी करेंगे इसी तरह तो ज़ाहिर है आप बचत भी कर सकते हैं और इसके साथ हमारे मुल्क का फ़ायदा भी हो सकता है। मुस्तकबिल में आपको लगता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी बिजनेसमैन है, जब पहले से सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, जो यहाँ के ब्रिटिश बॉर्न लड़के मैं खुद जानता हूँ जिन्होंने कश्मीर में जाके डेयरी फार्म खोले, वो चिल मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं वहाँ के ऊपर, आपको लगता है कि लोग जो हैं वो इस सोच को अपनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उनका और मुल्क दोनों का फ़ायदा होगा? हाँ बिल्कुल सही, ये बात हमारा मकसद ही यही है। और इसके बेसिकली दो मकसद हैं इमरान साहब। एक तो यह है कि यहाँ के बिजनेसमैन को इनकरेज करें कि अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमारे मुल्क का जो टैलेंट ज़ाया हो रहा है, बाहर लोग जाके मुलाजमतों के लिए बाहर जा रहे हैं, वो मुल्क में रहें और मुल्क का टैलेंट उनको वहाँ रोजगार मिले और मुल्क का फ़ायदा हो, और दूसरे नंबर पर यहाँ का जो इन्वेस्टर है उसका भी फ़ायदा हो। दूसरी जो बात है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो अंग्रेज़ बिजनेसमैन हैं, जब हम खुद वहाँ पे जाके बिजनेस करेंगे तो हम उनको भी इनकरेज कर सकते हैं कि वहाँ पे
जो है ना इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, तो हम उनको भी कायल कर सकते हैं कि वो वहाँ पे बिजनेस करें। और इसके अलावा जो दूसरा हमारा एम है कि वहाँ पे जो बिजनेसमैन है, बहुत सारे लोग जो है ना अच्छी बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि चूंकि ये तरक्की याफ्ता मुल्क है और यहाँ के बिजनेसमैन जो है ना बहुत ट्रेंड हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ से जाके उन बिजनेसमैन के लिए सेमिनार्स कायम करें ताकि उनको ट्रेनिंग दें कि जो वहाँ का बिजनेसमैन है वो भी सक्सेसफुल तरीके से बिजनेस रन करे, ताकि वो मुल्क जो है ना मज़ीद तरक्की आए और वो जो बिजनेसमैन है वो भी फ़ायदा उसे। अब्दुल अजीज साहब, हमारे आज़ाद कश्मीर बड़ा खूबसूरत फ़ज़ा, मौसम, हर एतबार से बहुत अच्छा इलाका है, पुरअमन भी है। मुस्तकबिल में आपको लगता है कि ये जो बिजनेसमैन 8 लाख कश्मीरियों में से अगर चंद हज़ार भी चले जाएं तो एक इंडस्ट्रियल जोन बन सकता है? आपकी कोई ऐसी तजवीज़ हो सकती है? एक क्या जी, बेसिकली वहाँ पे दर्जनों बन सकती हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना तकरीबन 1.2 मिलियन जो है ना कश्मीरी वो यूके में बसते हैं। तो अगर यानी कि जो बिजनेसमैन, अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे आज़ाद कश्मीर के जितने भी बिजनेसमैन यूके में, मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन द बिजनेसेस एंड दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड ट्रेंड एंड एजुकेटेड इन दिस कंट्री। अगर वो जाके वहाँ पे करेंगे तो उसको दो फायदे होंगे। एक तो ये है कि ये सक्सेसफुल बिजनेस रन करेंगे, और दूसरा ये है कि वहाँ के रहने वाले लोग जब इनको देखेंगे, मकामी जो लोग हैं वो देखेंगे ये सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर वो भी इनकी कॉपी करेंगे और वो भी इस बिजनेस में आएंगे और इस तरह जो है मुल्क की तरक्की होगी। हमारी रियासत के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अक्सर 8-6 महीने बाद आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, बाकी ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। आपने इन चीज़ों के बारे में उनसे ऑफिशियली कोई डिस्कशन होती है आपकी, वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी जब एक बात आएगी उसके जरिए इम्प्लीमेंट होगा तो उसकी अहमियत ज़्यादा होती है, तो आप ये आइडियाज उनको देते हैं? पिछले तकरीबन 2 महीने हो गए जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के आए थे और लुटन में उन्होंने बिजनेस फोरम बिजनेस के इन्वेस्टर्स से जो है ना मीटिंग की थी, और उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन मैंने अभी ऑफिशियली उनसे जो है ना तफसील से नहीं मिला। अभी हमारा प्रोग्राम है कि हम एक डेलीगेशन लेके जाएंगे, हम उनसे तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में, और मज़ीद उस पर जो है प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, इनमें ये जज्बा मज़ीद बढ़े। नाज़रीन, अब्दुल अजीज़ चौधरी साहब के साथ मेरी गुफ्तगू आपने सुनी, और मकसद भी यही था कि जो कुछ इन्होंने किया, जो कुछ कर रहे हैं वो आप लोगों तक पहुँचाया जाए, और बिलखुसूस मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश भी थी कि इनको मैं एक प्रोग्राम के ज़रिए अप्रिशिएट करने के लिए इनके सामने बैठूँ, इनसे बात करूँ, इनसे कुछ मैं भी सीखूँ और आप लोगों तक भी पहुँचाऊँ। बड़े कम लोग होते हैं जो किसी मुल्क, कौम और अपने इलाके के लिए जज्बा रखते हुए काम करते हैं, और फिर जैसे इन्होंने एक लफ्ज़ कहा कि अगर आप किसी की मदद करके घर आते हैं फिर सोते हैं, तो वो नींद आपको कांटों के ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि उसमें सुकून होता है। ये लेन देन जो आप लोगों के साथ करते हैं, बेसिकली ये अल्लाह के साथ आप करते हैं, जो सदका देते हैं। अल्लाह का वादा है कि आप मेरे रास्ते में दो, मैं तुम्हें 10 गुना ज़्यादा आपको दूंगा, और अल्लाह कभी खयानत, कभी वादा खिलाफी नहीं करता। तो ये अल्लाह के साथ जब आप लेन देन करना शुरू कर देंगे, आपको सुकून भी होगा, आपकी दुनिया भी आसान होगी, आपकी आखिरत भी आसान होगी। आज साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।